न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, ये कैसे अराइज होती है, और न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट में क्या कोरिलेशन होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें पहला टॉपिक हमारा बताओ क्या भाई, न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी। भाई हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी। और इसमें पहले आपने क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, ओरिजिन ऑफ, इसका नाम देखो एक तो मैं आपको बताऊं भाई, एक तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम अपने आप में क्या होता है, इंफॉर्मेटिव। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी यहां पर बात है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर भाई, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस रिलेटेड, और एक क्या है, मैग्नेटिक मतलब भाई यहां पर कोई बात मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक मोमेंट की, ऐसी कोई बात होनी होगी। और एक बताओ यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है भाई, कि यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी मैच होएगा भाई, कोई दो पर्टिकुलर फिनोमेना होंगी, उनमें क्या होना है, एनर्जी मैच, ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, रेजोनेंस। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए भाई, कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ भाई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को समझने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करते, कुछ खास न्यूक्लियाई ही एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो जो न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एनएमआर एक्टिव। और जो न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। समझे बात। तो हमें कैसे मालूम पड़े भाई कि कौन से एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो भैया आपने सुना होगा ना कि जिनके पास क्या होती है, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, वो तो क्या होते हैं, एनएमआर इनएक्टिव। और जिनके पास क्या होती है, जीरो न्यूक्लियर स्पिन, सॉरी जिनके पास जीरो क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, जिनके पास न्यूक्लियर स्पिन है ही नहीं, वो तो क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव। और जिनके पास न्यूक्लियर स्पिन होती है वो क्या होता है, एनएमआर एक्टिव। तो आप कहोगे न्यूक्लियर स्पिन कहाँ से आती है, तो सवाल ये आ गया ना मेरे पास, न्यूक्लियर स्पिन कहाँ से आती है। तो पहले आप पढ़ो, तो न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी, इस टॉपिक को भाई, और इस टॉपिक को समझने में पहला आपका पोर्शन क्या रहेगा, बोलो भाई, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, कि न्यूक्लियर स्पिन कहाँ से आती है। फिर हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर पाई वही क्या होगा, वही न्यूक्लियर क्या होगा, वही न्यूक्लियस क्या होगा, एनएमआर एक्टिव। तो ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होती है, हाफ। भाई हमको पता है कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, बताओ कौन कौन से। भाई अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन का ओरिजिन कहाँ से होता है। आप बताओ भाई, एटम के अंदर कितने तरह के पार्टिकल होते हैं, मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स 3, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और आपको पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे न्यूट्रॉन हो, जितनी इनकी ऑर्बिटल मोशन होती है, बोलो भाई, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जितनी क्या होती है, ऑर्बिटल मोशन, बोलो भाई, उससे ज़्यादा आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता है। जितनी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, ऑर्बिटल मोशन, उससे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, कई बारी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए कोई इसको एक्स्ट्रा मोशन अलॉट करनी थी, तो इसको क्या मोशन अलॉट कर देगी, बताओ भाई, स्पिन मोशन। पता होगा ना आपको भाई, नहीं समझे बात भाई। आपको पता है एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जितना ऑर्बिटल मोशन होना चाहिए, जितना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, जितना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए उससे ज़्यादा क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम।
अरे भाई किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जितनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू होती है। बोलो भाई, तो क्या बोले कि अगर एंगुलर मोमेंटम क्या है एक्स्ट्रा, तो इसमें मोशन भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा मोशन होनी चाहिए इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन भाई। तो उस एक्स्ट्रा मोशन को हमने कौन सी मोशन बना दिया, स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन से क्या गया, एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। समझ गए बात भाई। तो उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए आपने इसको एक्स्ट्रा मोशन दी ना, उस एक्स्ट्रा मोशन का क्वांटम नंबर कौन सा होता है, उस एक्स्ट्रा मोशन को डिफाइन करने वाला डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है, एस। बोलो भाई। तो सिमिलरली भाई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास भी क्या होती है, स्पिन मोशन। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मोशन के अलावा क्या आ गई, स्पिन मोशन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके पास भी क्या होती है, स्पिन मोशन भाई, पता होगा ना। और इन सभी के स्पिन मोशन किस क्वांटम नंबर से आती है बताओगे, इन सभी की स्पिन क्या होती है, हाफ। पता होगा ना आपको भाई, हमको पता है इन तीनों पार्टिकल्स के पास क्या होती है, स्पिन हाफ, हाफ और हाफ। और आपको पता भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन कहां से आती है, क्वार्क से। भाई आपने पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्पिन वही कहां से आती है, क्वार्क से आती है, इजंट इट। बताओ कैसे, बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो है ही है भाई, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो हाफ है ही है। प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ क्यों होती है बताओ। तो यह आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन जो हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। बताओ प्रोटॉन में क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, अप स्पिन क्वार्क। एक प्रोटॉन में क्या होते हैं, दो अप स्पिन क्वार्क, और एक क्या होता है, डाउन स्पिन क्वार्क। और न्यूट्रॉन में क्या होते हैं बताओ, दो डाउन स्पिन क्वार्क और एक अप स्पिन क्वार्क, ठीक है बात। इनमें क्या होते हैं, और आपको पता है भाई, एक बार इनका आप चार्ज और देख लो, चार्ज और इनका मास। हालांकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है भाई, लेकिन तो भी क्या हमारे पास, तो चार्ज क्या इसका, तो अप स्पिन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, +2/3, और स्पिन क्या होती है, हाफ। चार्ज +2/3, स्पिन क्या होती है, हाफ। और डाउन स्पिन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, -1/3, और स्पिन क्या होती है, हाफ। बोलो भाई, अप स्पिन क्वार्क का चार्ज ये, स्पिन ये, डाउन स्पिन क्वार्क का चार्ज ये, स्पिन ये। तो हमको पता है भाई, तो अगर तीन को, इसका भी स्पिन हाफ हाफ हाफ, तो हाफ स्पिन वाले तीन पार्टिकल्स हैं और दो पेयर्ड हैं। दो क्या भाई, पेयर्ड है। तो अगर हाफ स्पिन वाले तीन पार्टिकल हो और दो पेयर्ड हो, भाई क्या इलेक्ट्रॉन्स में तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है और दो पैरेलल और एक पैरेलल और दो क्या है, पेयर्ड, तो नेट स्पिन क्या, हाफ आएगी ना भाई। अगर तीनों पैरेलल है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पैरेलल, क्या आ जाएगी स्पिन, 3/2। दो पेयर्ड हैं और एक पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, 1/2। नहीं आएगा आपको भाई। तो सिमिलर बात यहाँ पर होगी भाई। अरे यहाँ पर मत कहिए डाउन स्पिन, क्योंकि वो होती है स्टेट, वो होती है स्पिन स्टेट, प्लस हाफ और माइनस हाफ भाई। तो यहाँ पर इसकी भी स्पिन हाफ हाफ और हाफ, लेकिन दो पेयर्ड है और एक क्या है, अनपेयर्ड। बोलो भाई। तो बताओ, तो इसीलिए प्रोटॉन की भी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। इसीलिए भाई प्रोटॉन स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। नहीं है आपको। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1। ये कैसे मालूम पड़ा हमको भाई, ये क्या +2/3 और ये भी क्या है प्लस। भाई प्रोटॉन में चार्ज क्या आ गया, अप स्पिन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, +2/3। ये क्या अकेला क्या है, ये -1/3। तो +2/3 प्रोटॉन के लिए भाई। आप बताओ प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, +2/3 -1/3, एलसीएम क्या आ गया, 3/3 कितना आ गया, +1। अरे बोलो भाई, आप समझ गए कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1। भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1, और इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ, इजंट इट। ठीक है, अब बताओ भाई न्यूट्रॉन के बारे में। अब आप क्या बताओ कि न्यूट्रॉन का चार्ज और स्पिन क्या होगी। भाई सिंपल सी बात है, बताओ न्यूट्रॉन में क्या, दो क्या डाउन स्पिन क्वार्क और एक क्या अप स्पिन क्वार्क। अब स्पिन तीनों ही क्या होती है, हाफ हाफ हाफ। तो तीनों की स्पिन हाफ है, लेकिन दो पार्टिकल्स क्या है, पेयर्ड। दो क्वार्क क्या है, पेयर्ड। एक क्वार्क क्या है, अनपेयर्ड। तो स्पिन तो क्या आएगी इसकी, तो स्पिन इसकी भी क्या आएगी, हाफ ही आएगी भाई। लेकिन इसका चार्ज क्या आएगा, तो -1/3 अकेला +2/3 भाई।
तो डाउन स्पिन क्वार्क्स का चार्ज क्या है, -1/3 -1/3, इसका अकेला क्या है +2/3, तो सम हमारे पास क्या आएगा, बताओ क्या आएगा हमारे पास 0। आप समझ गए कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल और प्रोटॉन क्या होते हैं +1, लेकिन प्रोटॉन का स्पिन क्या होता है हाफ, और स्पिन तो भाई न्यूट्रॉन का क्या होता है हाफ, इजंट इट। तुमको पता भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो फीलिंग होती है क्वार्क्स की, उससे आप इनके चार्ज को भी और इनके स्पिन को भी जस्टिफाई कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अगर इनके पास, तो हमको पता है प्रोटॉन स्पिन भी क्या होती है हाफ, और न्यूट्रॉन की स्पिन भी क्या होती है हाफ। तो भाई मैं आपको बताऊं, अब एटम के पास दो तरह की स्पिन होंगी, एक तो होगी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, क्या होगी न्यूक्लियर स्पिन, एक तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, क्या होगी हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन। तो आप किसी एटम की नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आप कैसे निकालते हो, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में, आप उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में आप क्या भरते हो भाई, इलेक्ट्रॉन्स। कोई आपसे पूछे भाई बताओ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक स्पिन निकालो नेट, कोई बोल दो भाई कि नाइट्रोजन एटम क्या निकालो वो नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। हालांकि हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है हाफ, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या भाई अनपेयर्ड भाई, एक तो क्या होते हैं हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, और एक क्या होते हैं हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। बोलो भाई, तो बताओ नाइट्रोजन एटम की रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होएगी, तो आप क्या लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक, आप क्या कहोगे इसमें क्या 7 भाई, आप क्या बोलोगे इसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे भरोगे बताओ, आप भरोगे 1s2 2s2 2p3 ना भाई। अब 1s2 में दोनों क्या है पेयर्ड, 2s2 में दोनों क्या है पेयर्ड, और 2p3 में तीनों क्या है पैरेलल भाई। तो हम क्या बोलेंगे हाफ हाफ, तो इन दोनों की स्पिन क्या कर जाएगी आपस में कैंसिल आउट। बोलो भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या कर जाएगी आपस में कैंसिल आउट, इन दोनों की स्पिन आपस में क्या कर जाएगी कैंसिल आउट। लेकिन भाई जो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनकी स्पिन तो आपस में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या है हमारे पास हाफ हाफ और हाफ। बताओ हमारे पास क्या आएगा 3/2, हमारे पास क्या है 3/, नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हाफ हाफ और हाफ। तो आप बताओ भाई तुम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन एटम की नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होती है हाफ, सॉरी 3/2। कोई आपसे पूछ ले बेरिलियम एटम की, तो क्या होता है 1s2 2s2, सारे क्या है पेयर्ड, तो नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या आएगी 0। O2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की भाई, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे भाई आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाओगे ना। अरे बोलो भाई, लेकिन लास्ट में सारे क्या हो जाएंगे पूरी तरह से, बोलो भाई, लेकिन लास्ट में सारे क्या होंगे पूरी तरह से भरने के बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में दो क्या बचेंगे अनपेयर्ड, तो उन्हीं की स्पिन क्या पूरे ऑक्सीजन एटम की नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन नहीं बन जाएगी क्या, इजंट इट। तो सिमिलरली आप मुझे बताओ भाई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेल में क्या भर के इलेक्ट्रॉन्स नेट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मालूम कर सकते हो, तो आप न्यूक्लियर शेल में क्या भर के न्यूक्लियॉन्स क्या मालूम कर सकते हो भाई नेट न्यूक्लियर स्पिन। भैया आप इलेक्ट्रॉनिक शेल में आप क्या भर के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मालूम कर सकते हो, तो आप न्यूक्लियर शेल्स में न्यूक्लियस भर के आप क्या मालूम कर सकते हो न्यूक्लियर स्पिन। समझे बात। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के लिए हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियर शेल मॉडल। भाई जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल होता है ना, वैसे होता है न्यूक्लियर। क्यों देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, तो उनकी फिल्म से क्या बनेगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। अब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के पास भी क्या होती हैं स्पिन्स भाई, तो उनसे उनकी फिलिंग से हमारे पास क्या आएगी रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन। नहीं आपको, तो इसके लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो आप हल्का भाई आप किसको रिकॉल करो न्यूक्लियर शेल मॉडल को। तो मैंने आपको हमने पढ़ा था भाई, बताओ इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक जो शेल मॉडल होता है
वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन होता है NLM होता होगा, NL, और N की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और L की वैल्यू क्या होती है N-1 से शुरू होती है और N-2 और 0 तक, वही पता होगा ना आपको। और M की वैल्यू क्या होती है -L2 प्लस L, हमको पता भाई। तो N की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और L की वैल्यू क्या होगी N-1 से 0 तक, और M की वैल्यू क्या होती है -L2 प्लस L। ये हमने सारा पढ़ा रखा हुआ है ना। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि लेकिन न्यूक्लियर वेव फंक्शन, क्या न्यूक्लियर जो वेव फंक्शन होता है उसमें साई NL भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई वेव फंक्शन, वैसे ही सिंगल न्यूक्लियन वेव फंक्शंस भी होते हैं भाई, ठीक है बात। लेकिन वहाँ पर भी क्या होती है मेन शेल और सब शेल, लेकिन अंतर क्या है न्यूक्लियर शेल में जो N होता है ना उसकी वैल्यू शुरू कहाँ से होती है 0 से, N की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और L की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है बोलो भाई, L की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है बोलो भाई N से, क्या भाई L की वैल्यू क्या होगी N से शुरू होगी और फिर क्या होगी N-2 N-4 और 0 ऐसे जाएगी, समझ गए बात भाई, नहीं आपको समझ आया, अरे बोलो भाई। अच्छा यहाँ पर किसी और जैसे भाई यहाँ पर L की वैल्यू 0 1 2 3 होती है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 तो क्या बोलते हैं SPDF सब शेल, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक सब शेल भाई, इजंट इट। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो, अगर L की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 तो क्या बोलते हैं SPDF सब शेल। लेकिन एक अंतर भाई, बताओ क्या भाई, एक अंतर है, यहाँ पर SPDF जी के सामने क्या लगता है, क्या लगता है N। अगर मान लिया जो F सब शेल क्या है तीसरी मेन शेल, तुम क्या बोलेंगे 3F। अगर F सब शेल, सॉरी 3F कहाँ से आ गया, अगर F सब शेल क्या भाई N बराबर 4 से तो क्या बोलेंगे 4F। अगर F सब शेल क्या है N बराबर है 5 से हम क्या बोलेंगे 5F। अगर P सब शेल क्या है N बराबर 1 से आई है, सॉरी P सब शेल N बराबर 2 से आई, क्या बोलेंगे 2P। अगर P सब शेल क्या ही है N बराबर 3 से हम क्या बोलेंगे 3P। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई S सब शेल पहली बार आए तो 1S, कोई S सब शेल दूसरी बार आए तो क्या बोलेंगे 2S, कोई S सब शेल तीसरी बार आए तो भाई 3S। यहाँ पर कोई P सब शेल पहली बार क्या बोलेंगे 1P। वो N किसी से आए हो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, अगर P सब शेल दूसरी बार आए तो 2P। सिमिलरली यहाँ पर तो याद रखियो भाई, यहाँ पर D सब शेल पहली बार आए क्या बोलेंगे 1D, D सब शेल दूसरी तो क्या बोलेंगे 2D, इजंट इट। बोलो भाई, तुम्हें तो ये रूल्स आपको मालूम पड़ गए। तो यहाँ पर क्या बताओ N की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और L की वैल्यू क्या होंगी N N-2 N-4 से 0, और L की वैल्यू क्या होंगी बोलो भाई, और L की वैल्यू क्या हो 0 1 2 3 तो क्या होगी SPDF। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा एक बात और आपने भाई आपने फिलिंग वैसे ही करनी है। और एक बात और, जो न्यूक्लियर शेल होंगी वो न्यूट्रॉन्स की अलग होंगी भाई, प्रोटॉन्स की अलग होंगी। कुछ रूल्स पढ़ोगे पर भाई, न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल क्या होंगी अलग होंगी, और प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर शेल्स क्या होंगी अलग होंगी, इजंट इट। न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल अलग और प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर शेल भाई अलग होंगी, ठीक है। और बताइए, यानी कि न्यूट्रॉन सिर्फ किससे पेयर हो सकते हैं न्यूट्रॉन से, और प्रोटॉन सिर्फ भाई किससे पेयर हो सकते हैं प्रोटॉन से। आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते। और फिलिंग करते हुए भाई फॉलो रूल क्या करने हैं, पहले किस न्यूक्लियर शेल को भरना है लोअर एनर्जी को, उसके बाद हायर एनर्जी को। जैसे नहीं आप हाफ बू प्रिंसिपल से क्या भरते हो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, कि पहले लोअर एनर्जी वाली सब शेल पहले भरते हैं और हायर एनर्जी वाली सब शेल भाई बाद में भरते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए भाई आप पहले एक बार ये बनाओ, आप एक बार न्यूक्लियर शेल बना लो प्रोटॉन्स के लिए भी और न्यूट्रॉन्स के लिए भी, ठीक है बात। अरे बोलो भाई,
तो मैं ये कहूँ अगर n बराबर है तो बताओ पहली न्यूक्लियर शेल कैसे बनेगी, n बराबर 0 से, n बराबर है 0 से भाई। तो आप n बराबर है 0 से क्या बनाएं, पहली न्यूक्लियर शेल। याद रखिए भाई n बराबर 1 तो इलेक्ट्रॉनिक शेल के लिए होता है, n की मिनिमम वैल्यू न्यूक्लियर शेल मॉडल के लिए क्या होती है 0। तो n 0 है तो l भी कितना होगा 0। अगर l 0 है तो पक्की बात क्या ये s सब शेल क्या ये, और ये s पहली बार आई ना, तुम क्या बोलेंगे इसको 1s सब शेल, क्या बोलेंगे इसको 1s, isn't it। अब बताओ भाई ये तो क्या हो गया n, ये तो क्या हो गया न्यूक्लियन का n, ये क्या न्यूक्लियन के लिए l। अब न्यूक्लियन की स्पिन क्या होती है हमेशा, न्यूक्लियन की स्पिन क्या होती है हमेशा हाफ होती होगी नहीं आपको, तो भाई न्यूक्लियन की स्पिन क्या होती है हाफ होती है। तो न्यूक्लियन का j क्या आएगा j, अरे न्यूक्लियन का ये l प्लस एस, l 0 है s हाफ है तो क्या आएगा l प्लस एस, कितना आ गया हाफ आ गया ना भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो हम क्या बोलेंगे 1s सब शेल, क्या है मेरे पास 1s सब शेल, और 1s सब शेल बताओ भाई ls कपलिंग से, ls कपलिंग से 1s सब शेल j क्या आ जाएगा, बोलो भाई ls कपलिंग यहाँ पर भाई, यहाँ पर ls कपलिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि ऑर्बिटल मोशन तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है स्पिन मोशन। तो 1s क्या बन जाएगा हमारे पास, हम इसे क्या बोलेंगे भाई, मैं तो क्या बोलो इसको, इसे हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई 1s हाफ, 1s ये स्टेट नहीं भाई 1s ये क्या सब शेल है, समझे बात। अब बताओ j कितना है यहाँ पर हाफ हो गया ना, तो j के कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं, 2 प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो कितने न्यूक्लियन यहाँ पर आ सकते हैं, अगर ये प्रोटॉन के बना रहे हो आप तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएंगी प्रोटॉन, और अगर आप ये वही किसके लिए बना रहे हो न्यूट्रॉन्स के लिए तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स, नहीं है आपको। अब बताओ अब n की वैल्यू क्या हमारे पास बताओ 1 है तो s की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, n अगर 1 है तो l क्या हो सकता है, सिर्फ n 1 है तो l सिर्फ क्या हो सकता है, बोलो भाई 2 कम करना होता है ना शुरू से शुरू करके भाई, तो एक तो n बराबर 1 तो l भी क्या होगा 1 होगा कम से कम भाई, और 1 में से 2 घटाना क्या होगा -1, और माइनस का l पॉसिबल नहीं है। तो n बराबर 1 के लिए l की सिर्फ कितनी वैल्यूज आएंगी, बोलो भाई 1 वैल्यू, बताओ ना आपको। तो क्या होगा, तो l 1 आया तो क्या पक्की बात क्या है ये, l 1 आया तो क्या ये p सब शेल क्या ये, तो अब क्या बोलो इसको 1p क्या ये 1p सब शेल। अब s कितना होता है बताओ हाफ, तो j क्या है मेरे पास 1 प्लस हाफ एंड 1 माइनस हाफ, बोलो भाई 1 प्लस हाफ एंड 1 माइनस हाफ, तो क्या 1 प्लस हाफ कितना होता है, बोलो भाई 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, तो ये 1p बताओ भाई ls कपलिंग के बाद ये 1p किस में टूट जाएगा 1p 3/2 एंड 1p हाफ। अब बताओ 1p 3/2 का j कितना 3/2, तो 3/2 कितने कंपोनेंट होते हैं 4, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ एंड माइनस 3/2, तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं 4, यहाँ पर तो क्या आएंगे 2, नहीं आ गया आपको भाई क्या 3/4 सॉरी 3/2, नहीं यहाँ पर रूल नहीं है, यहाँ पर रूल्स अलग होते हैं भाई, लेकिन वो रूल्स यहाँ पर आपने अप्लाई नहीं करने, कौन से समझिए बात भाई, ओके। ये तो क्या 1p 3/2 1p हाफ, ओके। अब बताओ बस क्या भाई, तो यहाँ तक बताओ भाई। अब मैं कहूँ n बराबर क्या हमारे पास, मैं कहूँ 2 है तो l की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो कौन सी, अगर मैं ये कहूँ कि n की वैल्यू क्या बताओ, अब मैं 2 बोल दूँ n की वैल्यू, तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल है 0 2 और 0, तो भाई l की वैल्यू तो कौन सी पॉसिबल है बताओ। तो एक तो क्या होगा l बराबर है 0 और एक क्या होगा l बराबर है 2 आ गया भाई, तो l बराबर 0 से क्या है हमारे पास, बोलो भाई s, लेकिन एक s ऑलरेडी यहाँ पर आ लिया, तो क्या बोलो इसको 2s, इसको वैसे नहीं बोला कि n2 था ना, क्योंकि एक s ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या बोलो इसको 2s।
अब L 0 है तो ये S सब शेल होगी भाई, 2S होगी, ठीक है ना, 2S सब शेल। अब S कितना होता है, स्पिन कितनी होती है, हाफ, तो J क्या आएगा इसके लिए, तुम क्या बोल, ये क्या रहेगा मेरे पास, 2S हाफ रहेगा भाई, इसमें क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 न्यूक्लियन। अब बताओ L बराबर है, अरे भैया अब लेकिन L बराबर क्या हो हमारे पास 2, अरे भैया L बराबर क्या हो हमारे पास, एक तो आपके पास रिकॉर्ड ये आ गया, ये तो किसका आ गया, L बराबर है 0 का, लेकिन N बराबर 2 तो L क्या है 0 और 2 भाई, तो L बराबर 2 हुआ तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, अगर L बराबर क्या हो हमारे पास, तो L 0 तो क्या है हमारे पास 2S, और L बताओ क्या हमारे पास 2 हो तो ये बताओ क्या है D, भाई L2 से क्या आएगा D सब शेल, और क्योंकि D सब शेल पहली बार आई तो क्या बोलो इसको आप 1D, क्या बोलो इसको भाई। अब बताओ इसमें S कितना है, S हाफ होता है, तो ये तो क्या करो 0 प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई 2 प्लस हाफ 2 माइनस हाफ, 2 प्लस हाफ एंड 2 माइनस हाफ, तो ऊपर कौन सा पहुंच गया, बोलो भाई 2p सॉरी 1d, अरे बोलो 1d 5/2 एंड 1d 3/2, नहीं आएगा आपको भाई, अरे भाई ये क्या है D सब शेल, अब D के लिए L कितना है 2, S कितना होता है हाफ, तो 2 प्लस हाफ 2 माइनस हाफ क्या हो गया 5/2 एंड 3/2, नहीं आएगा आपको। अब बताओ 5/2 के कितने कंपोनेंट होते हैं, 5/2 के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट, तो 6 वही यहाँ हो गए, 6 न्यूक्लियस यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ और 4 यहाँ, तो ये आपने क्या बनाया होता है भाई, ये आपने क्या बनाया न्यूक्लियर शेल मॉडल। और आपको पता होगा ना भाई, अगर पहली मेन शेल पूरी तरह भरी है तो 2 स्टेबल, अगर 2 मेन शेल पूरी तरह भरी है तो 4 और 2 6 और 2 8, तो यह तो क्या होगा, तो 2 से क्या आएगी फुल्ली फिल्ड सब मेन शेल, 8 से क्या आएगी भाई फुल्ली फिल्ड मेन शेल। अब भाई 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20, तो यहाँ तक भरा है तो क्या है 2, यहाँ तक भरा तो क्या है 8, यहाँ तक भरा तो क्या है, तो 2 8 20। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, 2 10 18, यहाँ कौन से स्टेबल है 2 8 20, भाई इलेक्ट्रॉनिक शेल मॉडल में स्टेबल कौन से होते हैं जिन्हें नोबल गैस स्कोर बोलते हैं, 2 10 18 36 54, ये नहीं थे भाई क्या, अरे स्टेबल एटॉमिक नंबर भाई, तो स्टेबल न्यूक्लियर शेल की फिलिंग कौन सी होती है, बोलो भाई 2 8 20, इन्हें क्या बोलते हैं मैजिक नंबर्स। मैंने आपको पढ़ाया था सारा, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन थोड़ा इसको रिकॉल करना जरूरी था। आ गया ना आपको हल्का फुल्का आइडिया, अरे क्या आपको हल्का फुल्का आइडिया नहीं आया, इजंट इट। तो भाई तो इनमें फिलिंग से कहेंगे हमारे पास, तो इनमें फिलिंग से हमारे पास कहेंगे, बताओ भाई न्यूक्लियर स्पिन क्या हो गया राइज, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बताओ किसकी, बताओ भाई हाइड्रोजन एटम की, किसकी भाई हाइड्रोजन एटम की, बताओ हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, बताओ हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियर स्पिन बताओ क्या होगी, अरे बोलो भाई क्या होगी भाई, हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी भाई, इसके पास क्या है एक क्या प्रोटॉन, तो बस, तो आप क्या मान लो कि ये एनर्जी लेवल किसके लिए है, प्रोटॉन्स के लिए, तो एक प्रोटॉन कहाँ बैठेगा भाई 1s हाफ लेवल में, और अनपेयर्ड रहेगा ना भाई, तो एक प्रोटॉन की स्पिन ही क्या होगी न्यूक्लियस की स्पिन, नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर मैं तो क्या बात करूं ड्यूटेरियम, किसकी भाई ड्यूटेरियम की, बताओ भाई ड्यूटेरियम की स्पिन आप कैसे निकालोगे, ड्यूटेरियम में क्या है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, भाई ड्यूटेरियम में क्या है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो एक तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ किसका, एक तो आपको भाई एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करना पड़ेगा, बताओ किसका न्यूट्रॉन्स के लिए एक बार भाई प्रोटॉन्स के लिए, तो मान लीजिए किसके लिए है न्यूट्रॉन्स के लिए,
और एक ऐसा ही कहाँ बना लियो प्रोटॉन्स के लिए, तो एक न्यूट्रॉन है वो कहाँ बैठ जाएगा यहाँ, और एक क्या होगा प्रोटॉन वो किसी दूसरे में क्या बैठ जाएगा, किसी दूसरे में वही दूसरे 1s हाफ में बैठ जाएगा भाई, इजंट इट। तो इसकी भी हाफ और इसकी भी हाफ, भाई दोनों प्रोटॉन्स क्या रहेंगे बताओ भाई, अनपेड रहेंगे ना। अरे भाई क्योंकि आप दोनों सॉरी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भाई अगर दोनों यहाँ भरते तो पेयरिंग पॉसिबल थी भाई, लेकिन ये आपने क्या मान लिया बताओ भाई, प्रोटॉन्स के लिए, और इसका डुप्लीकेट आपने बना रखा वो किसके लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। तो एक प्रोटॉन तो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, और एक भाई न्यूट्रॉन कहाँ बैठ जाएगा, उसके न्यूक्लियर शेल मॉडल में। तो न्यूट्रॉन भी क्या रहेगा अनपेयर्ड, और प्रोटॉन भी क्या रहेगा भाई अनपेयर्ड। भाई जो सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग शेल मॉडल होंगे, दोनों क्या होंगे अलग अलग न्यूक्लियर शेल्स होंगी। तो ना तो आप न्यूट्रॉन की न्यूक्लियर शेल्स में न्यूट्रॉन को पेयर कर सकते, और ना ही आप प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर शेल में प्रोटॉन्स को ही पेयर कर सकते, दोनों क्या रहेंगे अनपेयर्ड। तो स्पिन क्या बनेगी हाफ हाफ, दोनों क्या रहेंगे अनपेयर्ड रहेंगे, तो दोनों की स्पिन क्या होती है हाफ हाफ, तो नेट स्पिन क्या बनेगी सिस्टम की 1। अब समझ गए बात हुई कि ड्यूटेरियम की स्पिन 1 क्यों होती है, सॉरी इसकी स्पिन 1 क्यों होती है, 0 क्यों नहीं होगी, इसमें 2 न्यूक्लियस हो भाई, तो इसकी स्पिन 0 क्यों नहीं होगी, नहीं है क्या आपको। अब बताओ भाई, इससे आप बताओ, इससे आप मालूम करो भाई। अब आप देखो बताओ नाइट्रोजन 14 की स्पिन क्या भाई, नाइट्रोजन 14 की स्पिन, तो बताओ नाइट्रोजन 14 में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, बताओ हम क्या बोलेंगे, 7 तो यहाँ क्या प्रोटॉन और 7 यहाँ पर क्या है। भैया आप ये बताओ नाइट्रोजन 14 में 7 तो क्या है प्रोटॉन्स और 7 यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन्स। तो एक तो क्या बनेंगे हमारे पास प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल्स, और एक क्या बनेंगे हमारे पास न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल्स। तो प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर शेल्स में आप क्या भरो, प्रोटॉन्स को भरी हो भाई, 2 कहाँ पर आगे 1s हाफ में, 4 कहाँ आगे 1p 3/2 में, एक बचा ना भाई, वो एक कहाँ बैठेगा, तो एक अनपेयर्ड रहेगा भाई, तो 2 तो यहाँ पेयर्ड हो गए, 4 यहाँ क्या हो गए पेयर्ड हो गए, लेकिन जो एक कहाँ बैठा है 1p हाफ में, उसको तो आप पेयर नहीं कर सकते भाई, वो तो पक्की बात क्या है अनपेयर्ड है। तो सिमिलरली भाई अगर हमारे पास ऐसा ही हमारे पास क्या होगा न्यूट्रॉन का, तो भाई 2 न्यूट्रॉन यहाँ आगे, 4 न्यूट्रॉन यहाँ आगे, 6 हो गए। तो एक तो प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल्स में 1p हाफ में कौन बैठेगा, एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियर शेल में 1p हाफ में कौन बैठेगा, एक न्यूट्रॉन। तो भाई क्या हो गया, तो 14 में से हम क्या बोलेंगे 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो 7 प्रोटॉन्स में से क्या है 6 प्रोटॉन्स पेयर्ड, और 7 न्यूट्रॉन्स में से 6 न्यूट्रॉन्स क्या है पेयर्ड। तो एक बचा प्रोटॉन अनपेयर्ड, एक बचा भाई न्यूट्रॉन अनपेयर्ड, अर्थात बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई क्या हमारे पास है 1। अरे दोनों क्या हो गए, तो हम क्या बोलेंगे 7 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन क्या है अनपेयर्ड, 7 न्यूट्रॉन्स में से एक न्यूट्रॉन क्या है अनपेयर्ड, तो क्या है हमारे पास हाफ हाफ बनाएगा भाई। तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो क्या भाई, कि नहीं आएगा आपको, ये आपको समझ आया, ओके। सिमिलरली भाई सिमिलरली बताओ कार्बन 12 क्या भाई, ये बताओ कार्बन 12 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी भाई, यहां पर कितने प्रोटॉन है बताओ भाई, बोलो भाई 6 तो क्या है प्रोटॉन, 6 यहां पर क्या है न्यूट्रॉन, दोनों क्या है 6 इजंट इट, ओके 6 बताओ ना आपको है वो तो दो भाई, तो 6 प्रोटॉन्स और 6 क्या भाई न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल में क्या बोलो, क्या भरो, प्रोटॉन की न्यूक्लियर शेल्स में क्या भरो प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल्स में क्या भरो न्यूट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स आप भरी हो, 2 यहाँ आगे 4 यहाँ आगे भाई, बोलो भाई 4 यहाँ पेड़ 2 यहाँ पेड़, 4 और 2 6 भाई, यहाँ पर कोई आता तो बात थी भाई। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स की न्यूक्लियर शेल में क्या होगी 6 की 6 क्या होगी पेड़, तो कितने बजे हमारे पास पेड़ नहीं आना आपको पक्का आ गया। अच्छा बताओ O16 पता करो भाई, O16 की भी न्यूक्लियर स्पिन क्या आएगी
आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा भाई। अब यहाँ पर मैं एक रिजल्ट लिखूँगा, बताओ आप बताओ। तो कार्बन 16 की भी क्या ही है, सॉरी कार्बन 12 की क्या ही हमारे पास, कार्बन 12 की मेरे पास क्या ही है, 0। अब बताओ O16 की न्यूक्लियर स्पिन क्या आएगी, O16 में 8 क्या है प्रोटॉन्स और 8 क्या है न्यूट्रॉन्स, तो 2 यहाँ पर क्या आ गए, तो ये मान लो क्या मान, पहले क्या मान लो इसको, प्रोटॉन का न्यूक्लियर शेल, बोलो भाई। तो 2 यहाँ पर क्या आ गए प्रोटॉन्स, 4 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए भाई, सारे पेयर्ड हो गए। तो क्या हमारे पास 8 हो गए, 8 क्या हो गए प्रोटॉन पेयर्ड हो गए। अब 8 ही क्या न्यूट्रॉन। अब ऐसे ही क्या बना कि न्यूक्लियर शेल, ऐसे ही न्यूक्लियर शेल का सेट यहाँ बना लो, उनमें क्या भरो न्यूट्रॉन्स, तो वो भी कहाँ तक फिल हो जाएंगे 1p हाफ तक भाई। तो ना तो प्रोटॉन्स ही क्या बचे अनपेयर्ड, ना ही न्यूट्रॉन्स ही क्या बचे अनपेयर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही क्या हैं, बोलो भाई पेयर्ड भाई, 0 0 क्या है अनपेयर्ड। तो नेट स्पिन क्या आएगी इसकी, नहीं आएगा पसंद भैया। तो आप अच्छा अब तो O16, अरे भाई आ गया, तो कार्बन 12 हो O16 हो, चाहे कार्बन 12 हो चाहे बताओ क्या हो गया हमारे पास O16। तो आपको एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है कि जिनमें भी क्या है मास भी इवन और नंबर भी क्या है, देखो इवन मास इवन नंबर, इवन मास इवन नंबर। तो अगर मास भी इवन है और नंबर भी इवन है तो क्या आ रही स्पिन बताओ। तो हमने एक पैटर्न देखा भाई, हमने क्या पैटर्न देखा बताइए, बोलो। अगर भाई ये क्या है न्यूक्लियर स्पिन, क्या है न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर स्पिन को हम शो करेंगे आई से, किससे, अरे तिरछा आई। तो यहाँ तो कौन है Z और यहाँ कौन है A, बोलो भाई नहीं है क्या आपको, अरे ये तो कौन है Z और ये कौन है A, और यहाँ बताओ कौन हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन। तो अगर Z बताओ क्या है E1, Z क्या है, अरे भाई नंबर क्या है, बताओ। पहले क्या लिखो मास, पहले क्या लिखो भाई, पहले मास लिखो, नहीं है क्या आपको A एंड Z और ये क्या न्यूक्लियर स्पिन। तो अगर मास क्या है E1 और नंबर भी क्या है E1, तो स्पिन क्या आ रही है बताओ। हमने एक ट्रेंड देखा भाई, क्या ट्रेंड पाया हमने भाई, अगर मास भी क्या है E1 और नंबर भी क्या है E1, तो न्यूक्लियर स्पिन क्या बन पा रही है। अगर मास भी E1 है और नंबर भी E1 है, तो चाहे हमारे पास क्या O16 है, चाहे हमारे पास क्या है कार्बन 12 है, दोनों की ही न्यूक्लियर स्पिन क्या रही हमारे पास 0 आ रही। तुम क्या बोले बताओ, बोलो भाई आप क्या बोलोगे, 0 क्या होती न्यूक्लियर स्पिन। लेकिन आप देखो भाई अगर दोनों इवन तो 0 आ रही है तकरीबन सबकी, तो आप ये ट्रेंड याद कर सकते हो भाई, ठीक है बात। मतलब आपको बार बार भाई ऐसे, क्योंकि भाई इस न्यूक्लियर शेल से आप सभी की स्पिन मालूम नहीं कर सकते, कैसे नहीं समझे बात। लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल्स सॉरी अरे सिंपल कई काफ़ी सारे एटम्स की आप न्यूक्लियर स्पिन याद कर सकते हो, ऐसे मालूम कर सकते हो, नहीं बात आपको बोली पड़ी। क्योंकि ये डायग्राम और भी ज़्यादा क्या होता है कॉम्प्लेक्स भाई। डायग्राम मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बताया है, इवन इसकी भी क्या होती है हल्की फुल्की डिजनरेसी रिमूव होती है, लेकिन सारा अपन पढ़ना नहीं है क्या आपको। तो एक सिंपल क्या है न्यूक्लियर शेल डायग्राम, समझे बात। तो इससे आप भाई तकरीबन एटम्स की न्यूक्लियर स्पिन मालूम कर सकते हो, लेकिन सभी की नहीं। तो आप लेकिन भाई ट्रेंड याद कर लो। आपने एक बात देखी, अगर एटॉमिक नंबर भी क्या है E1 और मास नंबर भी क्या है E1, इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या हुए। अरे भाई बात असली बात तो क्या होती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के E1 होने की। अगर न्यूट्रॉन्स भी E1 और क्या है प्रोटॉन्स भी क्या है E1 है, तो मास भी क्या हो E1 होगा भाई। तो कोई ये बोले कि मास E1 नंबर E1, बताओ स्पिन क्या है, कोई बोल देना मास E1 सॉरी नंबर E1 न्यूट्रॉन्स भी E1, अरे बात तो वही भाई। तो कोई ये बोले भाई, तो कई बुक्स में आपको क्या रूल्स देखने को मिलते हैं, कई में तो क्या लिखा होता है कि मास और नंबर लिखे होते हैं, कई में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लिखे होते हैं, बताओ ना आपको भाई। तो बताओ, तो E1 मास E1 नंबर, तो क्या है न्यूक्लियर स्पिन 0। तो कोई आपसे पूछ ले तो बहुत सारे एटम्स की न्यूक्लियर स्पिन तो आपको इमीडिएटली निकालनी आ गई।
फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे क्या पूछ रहे, बताओ बताओ नाइट्रो की, बताओ भाई कार्बन 12 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, 0। O16 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, 0। नहीं आपको भाई, कार्बन 14 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, कार्बन 14 की न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। आप यहां से कंफर्म भी कर सकते हो। यहां पर 6 क्या हैं, प्रोटॉन्स, 6 यहाँ पर क्या है प्रोटॉन्स, और 8 यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो भाई प्रोटॉन्स भरी हो, मान लिया ये किसके लिए है, लेवल्स, प्रोटॉन्स के लिए। 2 कहाँ आगे, 1s हाफ में, 4 कहाँ आगे, सारे पेयर्ड हो गए भाई। अरे बोलो भाई, अब बताओ, अब हमारे पास क्या है, 8 न्यूट्रॉन्स, 2 यहाँ आगे न्यूट्रॉन। अरे भाई अब एक और क्या बनाओ शेल मॉडल, किसके लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। 2 कहाँ पर आगे, 1s हाफ में, 4 कहाँ आगे, 1p 3/2 में, 2 कहाँ आगे, 1p हाफ में। ये भी सारे क्या हो गए, पेयर्ड। अब समझे बात हुई कि नहीं आपको। और बताओ भाई, लेकिन अब आप एक ट्रेंड और देखोगे। आप बताओ पहले नाइट्रोजन 14 बताओ, क्या बताओ, नाइट्रोजन 14। तो यहां पर आपने वो देखिए भाई, यहां पर न्यूट्रॉन क्या है बताओ, बोलो भाई, न्यूट्रॉन क्या है यहां पर, बोलो भाई, 7। और प्रोटॉन भी क्या है, 7। इसका मतलब क्या है, अगर मास क्या है, अच्छा इसको भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन की टर्म्स में इसको याद रखियो, इसको आपको भाई न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की टर्म्स में भी याद रखना है। कैसे भाई बताइए, बताओ। कोई ये बोले कि मास तो इवन और नंबर क्या, ऑड, या फिर ये बोल दे न्यू नंबर ऑड और न्यूट्रॉन भी ऑड, बात तो वही है। एक तो मैं बोलूं कि मास क्या है, इवन और नंबर ऑड है, तो न्यूट्रॉन सब अपने आप क्या आगे, ऑड नंबर में। अरे भाई मास अगर इवन है, नंबर ऑड है, तो प्रोटॉन्स तो क्या हो गया, ऑड। लेकिन भाई इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड इवन, इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड होता होगा। तो याद रखियो, अगर नंबर ऑड हो और मास क्या हो, इवन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हो गए हमारे पास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या हो गई, ऑड हो गई, इजंट इट। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको बोलो भाई, तो न्यूट्रॉन भी ऑड और प्रोटॉन भी ऑड। तो आप बताओ भाई, तो एक बार क्या बनाओ न्यूट्रॉन्स के लिए, एक बार क्या बनाओ प्रोटॉन्स के लिए। तो जब आप न्यूट्रॉन्स के लिए बनाओगे, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 आ गए भाई। एक कहाँ बचेगा, 1d 3/2 में। तो एक क्या रहेगा हमारे पास, सॉरी एक कहाँ रहेगा, 1d 5/2 लेवल में, एक अनपेयर्ड आ गया। समझ लो 7 हमारे पास के न्यूट्रॉन। तो भाई ऐसे ही एक एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या आएगा, अनपेयर्ड। तो स्पिन क्या ही भाई, एक आई ना, क्या ही भाई। तो आपको साफ नजर आ रहा है, अगर मास ऑड है, सॉरी मास इवन है और नंबर क्या है, ऑड, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑड हो गए। आप इसको ऐसे, आप इसको क्या बोलो, इसको आप क्या बोलो भाई, अगर ये भी इवन और ये भी इवन, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ इवन, बोथ इवन। नहीं आएगा आपको। लेकिन मास इवन और ये ओड, तो बोथ क्या हो गए, मास इवन। अब मैं क्या बोलूं भाई, तो मास क्या है, इवन, और नंबर क्या है, ओड। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ ओड, दोनों क्या हो गए भाई, ओड हो गए, दोनों क्या हो गए, ओड, और दोनों ओड हो गए। मतलब या तो दोनों में क्या कम से कम भाई, दोनों में या तो कम से कम क्या होंगे, एक एक टोन पेड़ मिलेगा कम से कम, दोनों में कम से कम क्या होगा भाई, एक एक टोन पेड़ मिलेगा, पक्की बात है। नहीं आपको सुनाया, अरे दोनों में क्या होगा भाई, नंबर भी ओड है, सॉरी न्यूट्रॉन भी ओड है भाई, प्रोटॉन्स भी क्या है, ओड है। तो एक प्रोटॉन तो ओड, सॉरी अनपेयर्ड होना ही होना है, एक न्यूट्रॉन भी अनपेयर्ड होना भाई। तो मिनिमम स्पिन क्या हो सकती है हमारे पास, 1।
क्या आएगी भाई? अरे भाई स्पिन क्या मिनिमम क्या आएगी? 1 स्पिन आएगी मिनिमम। अरे भाई ये ओड है, ओड के लिए नहीं आपको समझ आया? अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मान लिया एक में क्या है, एक में क्या है, एक अनपेड और दूसरे में क्या है 3 अनपेड। एक में क्या है भाई, एक अनपेड, दूसरे में क्या हमारे पास 3 अनपेड, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी भाई। लेकिन 2 बहुत रेयर भाई, 2 मेरे ख्याल से किसी होती भी नहीं, आई थिंक 2 स्पिन आई थिंक किसी की भी नहीं होती। एक्साइटेड सिटी बेशक भाई नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी, लेकिन थियोरेटिकली भाई बात करें तो हम क्या बोलेंगे, किया तो क्या हो गई, हम क्या बोलेंगे? अरे भाई हेलो, अरे भाई बताओ हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, तो बहुत थोड़े होंगे ना भाई, तो स्पिन क्या है बताओ भाई, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों अगर क्या है ओड ओड, नंबर भी ओड, सॉरी अगर मास ओड और नंबर क्या है, सॉरी मास इवन नंबर क्या ओड, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों क्या हो गए ओड हो गए ना, दोनों ओड होते क्या भाई, दोनों में कम से कम क्या होंगे, क्या अनपेयर्ड होंगे, तो मिनिमम स्पिन क्या होगी 1 होगी भाई, हाफ हाफ। अब एक में आपने एक फ्लिप कर दिया तो वहां पर स्पिन क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी भाई दोनों में क्या एक एक कैहन पेड़, तो स्पिन क्या बन गई भाई, मान लिया इसमें क्या मान लिया 7 प्रोटॉन और 7 क्या हैं न्यूट्रॉन, एक एक कैहन में अनपेयर्ड, तो स्पिन क्या बनेगी हाफ हाफ क्या बनेगी। अब इसमें 7 में से 6 क्या है, बोलो भाई पेयर्ड है, एक को आपने फ्लिप कर दिया तो 2 क्या हो जाएंगे पैरेलल। अब तो क्या हो गया, इसी क्या हो गया 3/2, इसी मेरे पास 1/2 भाई, तो क्या हो गया 2 आ गया। फिर आपने इसमें अपने क्या कर दिया एक और फ्लिप, एक फ्लिप करने पर पैरेलल एक नहीं होगा 2 पैरेलल होंगे। अरे बोलो भाई फ्लिप कर 2 पे क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो स्पिन क्या बढ़ेगी एक, तो 1 2 3 4 5 एंड सो। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो, ये आपने याद तो क्यों समझे नहीं होंगे। अरे भाई गलत करोगे भाई, होता ना ऐसा। अब बताओ और क्या हमारे पास, बोथ ओड। अब बताओ क्या बोलेंगे, अब बताओ क्या हमारे पास, अब मास ही क्या हो ओड, अब मास क्या हो बताओ भाई, ओड हो, मास क्या हो ओड, तो भाई या तो मास ओड होने मतलब क्या होता है, या तो प्रोटॉन ओड है या क्या न्यूट्रॉन ओड भाई, या तो प्रोटॉन ओड से प्रोटॉन ओड है, या उसके दोनों ओड सकते हैं, दोनों ओड हो तो क्या हो जाए इवन हो जाएगा। तो अगर मास ही क्या है ओड, और बोलो भाई मास क्या है ओड, और नंबर क्या बताओ भाई ओड इवन कुछ भी हो क्या, अगर मास क्या है ओड नंबर क्या हो, बोलो भाई एनीथिंग, नंबर क्या हो भाई, नंबर क्या हो ओड या इवन। नहीं आपको समझा, अगर मास ओड है बताओ पहले, अगर मास ओड है तो अगर मान लिया भाई नंबर क्या बताओ भाई, इवन 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 ओड, अब क्या है ओड रखो, अब ओड इवन ओड, अगर भाई इसका मतलब तो क्या हुआ ओड इवन, प्रोटॉन्स यहां पर क्या है, तुम क्या बोले न्यूट्रॉन यहां पर क्या हो गए, प्रोटॉन क्या हो गया यहां पर, प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन क्या है ओड, प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन ओड, तो न्यूक्लियर स्पिन कौन क्रिएट करेगा बताओ भाई, अरे और बोलो भाई, तो प्रोटॉन क्या हो गया न्यूट्रॉन का ओड हो गया ना, तो मिनिमम स्पिन कौन बनाएगा न्यूट्रॉन भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन ओड है तो एक न्यूट्रॉन क्या रहेगा अनपेयर्ड रहेगा, कम से कम एक न्यूट्रॉन क्या रहेगा अनपेयर्ड, तो मिनिमम स्पिन क्या होनी है हाफ तो होनी भाई, तो यहाँ पर स्पिन क्या होती है हाफ 3/2 5/2 एंड सो ऑन। नहीं आएगा आपको? और अगर ये बताओ क्या है ओड है और ये क्या है भाई, क्या ओड है ये क्या भाई, ये भी क्या मान लिया ओड ही है, तो भाई अगर ये तो इसका मतलब प्रोटॉन क्या हो गए ओड, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया हमारे पास भाई, सिंपल सी बात है, अगर मास ओड है, अगर मास क्या है, पहले तो इसको मिटा देंगे इसको,
अरे भाई आपने सिर्फ ये रूल्स ऐसे नहीं, आपने इसको और भी, क्योंकि कई बार आपको पता होगा ना एमएससी एंट्रेंस में भी और भाई नेट में भी, जेआरएफ में, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताओ इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। तो बेस्ट तो क्या होता है कि आप न्यूक्लियर स्पिन याद कर लो बहुत सारी, ठीक है बात, लेकिन आपको उनको निकालना भी आना चाहिए भाई। न्यूक्लियर स्पिन कैसे मालूम करते हैं, बताओ कैसे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं ए, और यहाँ पर क्या है जेड। तो अगर मास क्या है, दोनों ही क्या है E1 E1, इसका मतलब क्या E1, अरे क्या है न्यूट्रॉन भी E1 और भाई प्रोटॉन भी E1। तो न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है बताओ, 0 होती है। नहीं आएगा आपको, बोलो भाई। लेकिन अगर ये क्या है, मास क्या है E1 और न्यूट्रॉन क्या है और नंबर क्या है ऑड, इसका मतलब बताओ क्या है, मास E1 नंबर क्या है ऑड। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन भी ऑड है और न्यूट्रॉन भी क्या है ऑड। समझ गए बात। तब स्पिन क्या बनेगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नहीं आ गया आपको। लेकिन अगर मास क्या है ओड, क्या भाई मास ओड है, तो ये क्या हो सकता है, बोलो भाई। तो ई के साथ ही, ई के साथ ओ, अब ओ के साथ ई और ओ के साथ ओ, लेकिन दोनों क्या बने सेम केस बनाए, क्यों, क्योंकि मास क्या है ओड और नंबर क्या है E1, चाहे नंबर क्या हो ओड, स्पिन क्या रहेंगी हाफ इंटीग्रल। नहीं आ गया आपको। उसकी वजह क्या बताओ भाई। तो अगर हमारे पास ये मान लिया ये ओड E1 है, तो प्रोटॉन क्या हुए, तो ये ओड है और ये E1 है, तो ये क्या है ओड। प्रोटॉन क्या है हमारे पास E1, न्यूट्रॉन क्या है मेरे पास। तो अगर ओवरऑल मास, अगर भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम क्या है ओड और प्रोटॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास। अगर प्रोटॉन E1 है, प्रोटॉन E1 है तो न्यूट्रॉन ओड होंगे, और न्यूट्रॉन E1 है तो प्रोटॉन ओड होंगे। नहीं है क्या आपको, बोलो भाई। इसका मतलब क्या है, अगर ये क्या है ओड और ये बताओ क्या है, ये भी ओड, इसका मतलब क्या है प्रोटॉन क्या है ओड तो न्यूट्रॉन क्या है। सिंपल सी बात है, मास ओड बनाने के लिए, मास ओड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को E1 एक को ओड, न्यूट्रॉन ओड प्रोटॉन E1, न्यूट्रॉन E1 प्रोटॉन ओड। नहीं आएगा आपको। और वही मिनिमम स्पिन हाफ कौन बनाएगा, जो ओड में होएगा। नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जांपल कार्बन 13, कार्बन 13 की स्पिन हाफ होती है। आप ये तो आपको पता है कि कार्बन 13 की स्पिन हाफ होती है। कोई आपसे ये पूछ ले तो कि ये हाफ स्पिन किसने बनाई है, तब बताओ भाई ये हाफ स्पिन किसने क्रिएट की है। तो हमको पता 6 तो क्या है प्रोटॉन्स, 6 क्या है भाई प्रोटॉन्स। वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो बोलो भाई 6 प्रोटॉन है तो 2 कहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, और 4 कहाँ आगे 1p 3/2 भाई, सारे पेयर्ड हो गए ना। लेकिन जो यहाँ पर क्या है 7, सॉरी हाँ भाई 7 यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन है ना। अब 7 न्यूट्रॉन तो क्या करेंगे हमको, बोलो भाई 2 यहाँ पर आगे, 4 यहाँ पर आगे, और एक कहाँ बैठेगा 1p हाफ में। यानी हमको पता है, यानी कि कार्बन 13 में जो क्या बना है न्यूक्लियर स्पिन, वो किससे है वास्तव में। हालांकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नेट के अंदर भाई, लेकिन उनके दिमाग में आएगा तो पूछ लेंगे। उनको ध्यान आ गया भैया कि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछ लें कि बताओ कार्बन 13 की स्पिन क्या होती है हाफ, और इसकी वजह क्या होती है। ये स्पिन किसने क्रिएट की है, कार्बन 13 के अंदर प्रोटॉन्स ने कि न्यूट्रॉन्स ने, बताओ भाई न्यूट्रॉन्स ने। क्यों भाई, क्योंकि 6 प्रोटॉन तो क्या है पेयर्ड, लेकिन 7 न्यूट्रॉन भाई, 7 न्यूट्रॉन में से आप 7 न्यूट्रॉन्स को कोई भी इंसान पेयर्ड नहीं कर सकता भाई। एक न्यूट्रॉन पक्का क्या रहना है अनपेयर्ड, इजंट इट। भाई बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, पक्का क्या आपको ये। तो मेरे ख्याल से भाई आप ऐसे न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। तो न्यूक्लियर स्पिन आपको मालूम करनी आएगी। तो E1 और सारा ध्यान रखियो, E1 मास और नंबर के, और या फिर क्या E1 प्रोटॉन E1 न्यूट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे 0 स्पिन। बताओ भाई मास E1 नंबर ओड, या फिर क्या बोलो इसको प्रोटॉन ओड न्यूट्रॉन ओड।
तब वो तो क्या आएगा, इंटीग्रल 1 2 3 4 5, ठीक है बात। लेकिन अगर बताओ क्या हो जाए, बताओ मास इवन, सॉरी मास तो क्या ओड, अब मास ओड है तो पक्की बात भाई या तो प्रोटॉन्स ओड है या भाई न्यूट्रॉन्स ओड है, एक ओड है एक इवन है, इवन ओड ओड इवन, नहीं है आपको भाई, तो पक्की बात क्या है सुमित, बताओ फिर भाई, तो यहां बताओ फिर क्या है हमारे पास, कौन सी न्यूक्लियर स्पिन यहाँ पॉसिबल है, 1/2 3/2 5/2 7/2 एंड 100, नहीं आएगा आपको, तो ऐसे मेरे ख्याल से आप इसको भाई आसानी से टैकल कर सकते हो, इजंट इट। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया है, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। अब आप देखो भाई इस न्यूक्लियर स्पिन से एनएमआर एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, अच्छा ये तो कहते न्यूक्लियर स्पिन है ना भाई। अब आप पढ़ो पहले न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, अब आप बताओ भाई पहले क्या पढ़ो, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, क्योंकि एक बारी न्यूक्लियस के पास स्पिन आ जाए तो उसके पास फिर क्या होते हैं, स्पिन स्टेट्स होती हैं। तो किसी, अच्छा भाई, अच्छा फिर एक होता है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या अगर किसी के पास न्यूक्लियर स्पिन है तो क्या उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होएगा भाई, ठीक है। तो अगर किसी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर स्पिन है तो उसका न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा इससे, तो कैपिटल आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अरे कैपिटल स्ट्रेट आई न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये आता है इस फॉर्मूले से। तिरछा आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन मोशन को बताने वाला क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन है ये, आई इंटू आई प्लस 1 h/2π, अर्थात अगर किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या है 0, ऐसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, इनकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है 0 होती है, तो उनके पास कितना न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होएगा 0 भाई, क्यों 0 इंटू 0 प्लस 1 का रूट क्या है 0, नहीं आएगा आपको। न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, अब इस टॉपिक का नाम क्या है भाई, इसमें न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। तो आप ये बताओ भाई, अगर आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया भाई, तो बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये क्या जाएगा भाई 0 आएगा ना भाई, लेकिन 1 पुट किया तो किसी भाई किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या हो 1 हो, तो 1 + 1 क्या है 2, तो क्या √2 आया ना भाई, क्या है हमारे पास √2, इजंट इट। और आपको पता है √2 एंगुलर मोमेंटम, क्या भाई √2 एंगुलर मोमेंटम स्पेस में कितने तरीके से ओरिएंट हो सकता है, 3 तरीके से, ताकि z में इफेक्ट क्या रहे, बोलो भाई। अगर रेफरेंस डायरेक्शन हमने क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, अगर आपने भाई रेफरेंस डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है तो बताओ, तो अगर √2 आया हमारे पास, अगर मैं ये कहूँ चलो आप बताओ, तो पहले दो भाई आपको न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना गया कि नहीं आया है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ किसी न्यूक्लियस की, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन का ही न्यूक्लियस है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है बताओ भाई, क्या होती है 1 होती है, तो इसके पास न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होएगा 1 + 1 का रूट h/2π कितना, √2 आ गया भाई हमारे पास, कितना आ गया √2, इजंट इट। तो ये अब आप z को आप क्या मान लो, रेफरेंस डायरेक्शन, z को आप क्या मान ले, रेफरेंस डायरेक्शन। तो इस √2 मोमेंटम का z में सिर्फ कितना इफेक्ट वैलिड है, √2 मोमेंटम का z में सिर्फ कितना इफेक्ट वैलिड है, इंटीग्रल इफेक्ट, +1 0 या -1। तो भाई किसी वेक्टर का, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए, मुझे ये पता करना इस वेक्टर ए का z में कितना प्रभाव होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, तो क्या करते हो भाई, तो इस वेक्टर ए का z में इफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो इसका z में इफेक्ट क्या मान लिया, ए जेड क्या है, तो इस ट्राइंगल में तो z से एंगल कितना है थीटा, z से एंगल कितना है ये थीटा, तो बताओ ए जेड क्या आएगा मेरे पास, ए जेड मेरे पास क्या आएगा बताओ, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बोलो भाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ए जेड बाई ए क्या होता है कॉस थीटा, तो ए जेड क्या होता है ए कॉस थीटा,
तो ए जेड क्या होता है, ए कॉस थीटा। ठीक है बात। यानी अगर मान लिया मैं क्या मानता हूँ कि जेड ही क्या है, रेफरेंस डायरेक्शन, तो भाई ये जो रूट टू मोमेंटम कौन सा, रूट टू, अगर ये ऊपर की तरफ हो, अगर ये भाई अगर ये साइड सारा कहाँ पर ऊपर की तरफ है, जेड की दिशा में ये नहीं, आपको आ क्या, अरे भाई अगर ये किस दिशा में है, अगर ये रूट टू मोमेंटम बताओ किस दिशा में है, ऊपर की तरफ, जेड की दिशा में ये, तो जेड से कितने एंगल इसका, जीरो, तो कोस जीरो क्या हो गया, 1। इसका मतलब ए क्या है, ए जेड के बराबर, यानी कि ये रूट टू सारे का सारा कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन आपको पता है भाई अगर कोई एंगुलर मोमेंटम, एक बाउंड्री कंडीशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्या होती है, एक बाउंड्री कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलती है ये कहती है अगर कोई एंगुलर मोमेंटम किससे आया है, हाफ इंटीग्रल क्वांटम नंबर से, तो जेड में, तो रेफरेंस डायरेक्शन में सिर्फ हाफ इंटीग्रल इफेक्ट क्या है, वैलिड। और अगर भाई कोई एंगुलर मोमेंटम किससे आया है, इंटीग्रल क्वांटम नंबर से, तो जेड में सिर्फ कौन से इफेक्ट वैलिड है, इंटीग्रल इफेक्ट। तो आप बताओ भाई ये रूट टू आया किससे है, आई बराबर है 1 से, आई बराबर है, तो जेड में सिर्फ कौन सा इफेक्ट वैलिड है, इंटीग्रल। अब 1.414 इंटीग्रल तो ना होता भाई, थोड़ा थोड़ा कम हो, कौन सा आ गया 1, तो जेड में हमें क्या इफेक्ट चाहिए, +1 0 या -1, तो +1 के लिए क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा, ए कितना है 1.414 रूट टू भाई, तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा बोलो भाई, तो 1/1.414 कॉस इनवर्स थीटा क्या जाएगा पता है आपको, 45। कितना भाई, इसका मतलब क्या है, अगर 1.414 का वेक्टर, इसका मतलब क्या है 1.414 का वेक्टर, मान लो ये क्या है 1.414 का वेक्टर, अगर ये z से कितने एंगल पे, 0 पे, तो z में कितना इफेक्ट है, 1.414 पूरे का पूरा भाई। अगर ये 45 पे तो क्या है, z में +1 इफेक्ट है। और अगर भाई 90 पे हो जाए तो 90 पे cos 90 करियो, 0 के लिए क्या, 0 के लिए क्या चाहिएगा, अरे भाई cos 90 z में क्या इफेक्ट आ गया, 0। मतलब अगर ये 1.414 का वेक्टर 45 पे है तो z में क्या इफेक्ट आता है, 90 पे तो 0, और 135 पे तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर एक बार क्या पुट कर लो, +1, एक बारी 0, एक बारी -1, और एक कोई साइड फेंक के कोस इनवर्स करके और अलाउड थीटा निकालो भाई, तो कितने आएंगे 45 0 135। तो ऐसे आप भाई किसी भी एंगुलर मोमेंटम के z में अलाउड इफेक्ट निकाल सकते हो, किन किन एंगल्स पे आएंगे पता होगा ना आपको इसी से भाई, मैंने आपको पढ़ा रखा भाई। तो बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि रूट टू मोमेंटम, तो इसके पास कितना मोमेंटम है, √2। तो आप ये बताओ √2 मोमेंटम स्पेस में कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, 3 तरीके से। कौन कौन से बताओ भाई, +1, ताकि भाई z में क्या रहे, +1 0 और -1 इफेक्ट। अगर किसी की स्पिन क्या है, हाफ, क्या भाई, तो z में कौन से इफेक्ट वैलिड है, +½ और -½ बोलो भाई। अगर किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या है 2, अगर किसी की न्यूक्लियर स्पिन 3/2 है, तो z में कौन सा इफेक्ट वैलिड है, +3/2 +½ -½ एंड -3/2, यानी कि 4 इफेक्ट्स। नहीं है क्या आपको भाई। तो आपको पता है कि आपको अगर न्यूक्लियर स्पिन मालूम है तो आपको ये पता कि z में कितने इफेक्ट वैलिड है, तो कितने कंपोनेंट होते हैं। तो हर एक न्यूक्लियर स्पिन क्या होते हैं, हर एक न्यूक्लियर स्पिन से क्या बनता है, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उस न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम से कि उसके क्या होते हैं, z में इफेक्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बोलो भाई, जैसे अगर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 है तो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या बना, √2। अब √2 के z में कितने इफेक्ट वैलिड है, √2 के z में कितने कंपोनेंट है, 3, +1 0 -1। हाफ के कितने भाई, हाफ स्पिन वाले एंगुलर मोमेंटम के, ये बताओ भाई, हाफ स्पिन से कितने कंपोनेंट आएंगे z में, 2, +½ और -½ 1 से क्या आएंगे 3, +1 0 -1, 3 से क्या आएंगे 7, +3 से -3। तो मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि I से क्या बनते हैं 2I प्लस कंपोनेंट, क्या बनते हैं भाई, I न्यूक्लियर स्पिन से 2I + 1 क्या बनते हैं
Z में कंपोनेंट्स, इजंट इट? अगर किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या है बताओ, 1 है, तो 3 आई थी ना, 3 आई थी ना, 1 पुट करियो, 2 और 1, 3 कंपोनेंट आ गए भाई। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। क्या बोलते हैं इनको? और ये भाई अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में या रेफरेंस डायरेक्शन एक्सटर्नली डिफाइन किए बिना ये सारी स्टेट्स क्या होती हैं? डिजेनरेट। क्या होती हैं? इनके प्रोटॉन की स्पिन हाफ है तो उसके 2 स्पिन स्टेट्स हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, और ये क्या होती हैं? डिजेनरेट। नाइट्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन क्या है? 1, इसी क्या होती हैं? 3। अरे भाई ये 3 क्या होंगी इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट? +1 0 और -1 नहीं है आपको, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगी इनकी? मैग्नेटिक फील्ड में इन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की डिजेनरेसी क्या हो जाएगी? एलिमिनेट, रिमूव हो जाएगी। बात आपको पहले पढ़ी, आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि नहीं आपको। अब भाई बात तो क्या थी कि न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी। क्या? न्यूक्लियर स्पिन एंड एनएमआर एक्टिविटी, वही हमको तो ये पढ़ना था आपको। न्यूक्लियर स्पिन से एनएमआर का क्या कोरिलेशन है? भाई बात ये है जिनके पास भी क्या होती है? नॉन जीरो न्यूक्लियर। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ कौन इंटरेक्ट कर सकता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड से भाई सिर्फ कौन इंटरेक्ट कर सकता है? मैग्नेट। कि नहीं भाई? पक्की बात है, मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ मैग्नेट ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो यानी कि अगर कोई न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना चाहे और अपनी स्पिन स्टेट्स की डिजेनरेसी रिमूव करना चाहे तो उसे एज मैग्नेट भी करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं भाई, आपको पता है कि मैग्नेट से इंटरेक्ट सिर्फ कौन कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ मैग्नेट ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होना चाहता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सके। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सके। और जो भाई मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते वो क्या होंगे? एनएमआर इनएक्टिव। तो अब बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड तो आप कहोगे फिर कौन सा होगा एनएमआर एक्टिव? आप कहोगे जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सके। कौन करेगा इंटरेक्ट? जो अब तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए क्या बनना पड़ेगा न्यूक्लियस को? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि सिर्फ मैग्नेट ही करता है इंटरेक्ट, तो अगर कोई न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा? और मैग्नेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? चार्ज इन मोशन। क्या भाई? और मैग्नेट बनने के लिए क्या चाहिए भाई? याद करो भाई, एक करंट कैरिंग लूप हो। क्या हो? एक करंट कैरिंग लूप। तो क्या यहां पर करंट घूमने से मैग्नेट नहीं बनता क्या? क्या यहां पर करंट घूमने से भाई मैग्नेट नहीं बनता क्या? पक्की बात है ना? तो हमको पता है चार्ज इन मोशन चाहिए भाई, तब क्या बनेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। याद करो फिजिक्स 12th क्लास, इजंट इट? तो अगर कोई न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होना चाहता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए उसे खुद क्या बनना पड़ेगा? मैग्नेट। और खुद मैग्नेट बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? चार्ज इन मोशन उसके पास होना चाहिए भाई, चार्ज इन मोशन। अब चार्ज तो हर एक न्यूक्लियस के पास होती है भाई। तो 2 कंडीशन होती है, चार्ज पार्टिकल घूमेगा तभी क्या बनेगा? मैग्नेट। चार्ज पार्टिकल घूमेगा तभी क्या बनेगा? मैग्नेट। अब सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? चार्ज। भाई सब पे क्या अपोजिट चार्ज तो है ही, यानी जो घूमेगा वो क्या बन जाएगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए मैग्नेट बनना पड़ेगा ना। एनएमआर एक्टिव होने का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन के कैपेबल। एनएमआर एक्टिव होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए मैग्नेट बनना पड़ेगा। मैग्नेट कैसे बनता? सिर्फ चार्ज इन मोशन से। तो क्या होना चाहिए इसके पास भाई?
चार्ज और मोशन। अब न्यूक्लियस के पास, सभी के पास क्या होता है बाय डिफॉल्ट, चार्ज होता ही भाई। तो एक कंडीशन तो क्या भाई बाय डिफॉल्ट पूरी है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, सिर्फ क्या होना चाहिए, मोशन, स्पिन मोशन। यानी जिनके पास भी क्या होगी स्पिन मोशन, वो सारे क्या होंगे NMR एक्टिव। समझे बात भाई, क्योंकि मोशन चार्ज सबके पास है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ना होता, सिर्फ स्पिन होती, तो मैग्नेट नहीं बन पाता। क्यों भाई, ये आपको समझाया। एक लट्टू है क्या भाई, एक लट्टू है भाई, ठीक है, वो लट्टू आपने घुमा दिया, उसके पास स्पिन है क्या, लेकिन उससे मैग्नेट नहीं बनेगा भाई। उससे क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम तो बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा, बोलो भाई। और एक लट्टू है जिसके ऊपर चार्ज हमने छिड़क रखा है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज भाई, लेकिन घूम नहीं रहा, तो वहां भी मैग्नेट नहीं बनेगा। एक लट्टू है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर दो, उसे घुमा दो, वो क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नहीं है क्या आपको? तो सिमिलर बात कहाँ लागू है, तो हम क्या बोलेंगे, NMR एक्टिव होने के लिए बोलो भाई मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज सबके पास है बाई डिफॉल्ट, तो सिर्फ एक कंडीशन देख लो कौन सी हुई, तो जिनके पास भी क्या स्पिन मोशन, वो सारे क्या हैं NMR एक्टिव। जिन न्यूक्लियर के पास स्पिन मोशन नहीं, वो क्या NMR इनएक्टिव। और आपको पता भाई न्यूक्लियर स्पिन किसके पास होती है, बताओ, बोलो भाई। तो जिनके पास भी क्या है नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, वो सारे क्या हो सकते हैं, हालांकि आप आगे पढ़ोगे कुछ प्रैक्टिकली क्या होते हैं, NMR इनएक्टिव क्या होते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन वही फिलहाल हम अगर फौरी तौर पे देखें तो जीरो स्पिन वाले, जिनका मास भी क्या है ओड इवन और नंबर भी क्या है इवन, मास इवन नंबर इवन, उनके न्यूक्लियर स्पिन क्या होते हैं जीरो। सिर्फ वही क्या नहीं करेंगे, उनके पास चार्ज तो लेकिन घूम नहीं रहे तो क्या नहीं बनाएंगे, मैग्नेट ना बनाए तो NMR इनएक्टिव। और जिनके पास क्या न्यूक्लियर स्पिन, वो घूम रहे हैं, लेकिन कैसे घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल घूमे तो क्या बनेगा, मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, इंटरेक्ट। नहीं है क्या आपको भाई? तो बताओ कौन से न्यूक्लियर NMR एक्टिव होंगे, जिनके पास क्या होगी नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, और कौन से NMR एक्टिव होंगे जिनके पास क्या होगी जीरो न्यूक्लियर स्पिन। आसान है कि मुश्किल है, पक्का है आपको ये? ठीक है भाई, तो मैं आपको न्यूक्लियर स्पिन और NMR एक्टिविटी के बारे में कुछ आइडिया होगा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई आपने क्या पढ़ लिया था, आपने ये पढ़ लिया है कि जो हमारे पास स्पिनिंग न्यूक्लियस होता है, जिस बी न्यूक्लियस के पास क्या होती है नॉन जीरो स्पिन, भाई जिस बी न्यूक्लियस के पास क्या होगी नॉन जीरो स्पिन होएगी, उसके पास क्या होएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आपने शो कर दिया आई से, किससे भाई, आई से। और आई की वैल्यू क्या होती है बताइए, बताओ, रूट आई इंटू आई प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, इजंट इट? ठीक है बात। तो आप ये मानो भाई, और आपको पता है भाई, अब मान लिया अगर किसी की स्पिन क्या है एक, किसी न्यूक्लियर की स्पिन क्या है, स्पिन एक है, तो उसके पास √2 क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, और उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किससे आएगी, राइट एंड थंब रूल से। यानी अगर ऐसे घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। अगर ऐसे घूमता है तो यहाँ बनेगा भाई, अगर ऐसे घूमता तो भाई इस तरफ, इजंट इट? तो अब आप ये देखो भाई, अगर भाई ऐसे घूमता है तो डाउनवर्ड, इजंट इट? लेकिन हमने एक बात और बोली थी भाई, कि क्योंकि ये न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भाई चार्ज पार्टिकल का है, तो इससे क्या बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि भाई चार्ज इन मोशन, तो क्या बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपने पता करना है कि उस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होएगा, क्या भाई? तो जो इस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होएगा वो पता क्या होगा, बोलो भाई। तो न्यूक्लियस का जो क्या बनता है मैग्नेटिक, अरे भाई अगर कोई पार्टिकल घूमता है, चार्ज इन मोशन क्या बना, चार्ज इन सर्कुलर मोशन क्या बनाता है, मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो भाई अगर न्यूक्लियस के पास क्या स्पिन है,
एंगुलर मोमेंटम है और चार्ज उसके पास है ही, तो क्या बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट हुई। तो अब बताओ ये मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस का कितना होता है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया म्यू से। तो म्यू यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ओके। और आई यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, आई यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी वैल्यू पता क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जी बीटा एन, जी बीटा एन और कैपिटल आई, जी बीटा एन कैपिटल आई। अब जी भी क्या है, एक स्केलर, और बीटा एन भी क्या है, एक स्केलर, ठीक है बात। लेकिन आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो चाहे कोई भी हो, वो भाई कोई सा भी हो, चाहे न्यूक्लियर स्पिन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, इजंट इट। तो ये भाई एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं क्या, ठीक है। इसका मतलब बताओ क्या हुआ। अब मैं ये कहूं अगर जी भी पॉजिटिव है और बीटा एन भी क्या है पॉजिटिव, भाई जी भी क्या है पॉजिटिव और बीटा एन भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है बात। इसका मतलब बताओ क्या होगा कि जो दिशा किसकी होगी, मैं बताओ स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, बोलो भाई वेक्टर। स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर। तो बताओ भाई म्यू भी क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर होएगा ना, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन इस वेक्टर की होगी, इजंट इट। भाई क्या इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ना भाई। तुम क्या बोलेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी, इजंट इट। अगर जी भी क्या है पॉजिटिव और बीटा भी क्या है पॉजिटिव। अच्छा फर्ज करो कि जी अगर क्या हो, अगर आई क्या है, अगर आई क्या है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या बनेगा अपवर्ड। आई क्या है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा डाउनवर्ड। समझ गए बात। और इसी एक्सप्रेशन को आप थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये। अच्छा एक बात और भाई, इसमें जो हमारे पास h/2 होता है ना, h/, वो आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हालांकि आई की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आई प्लस 1 h/2 अरे बोले यार क्वांटम नंबर भाई, तो जो h/2 होता है ये ऑलरेडी कहां पर हमने कंसिडर कर लिया है, इस कांस्टेंट जी के अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इसका प्रिसाइज आंसर तो क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई। मैं बताऊं, आपको बताऊं भाई, इसका एक्चुअल तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन तो होएगा ये वाला, ठीक है। एक सेकंड भाई, इसका भाई एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये होएगा, ठीक है, कि म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जी पी ई टू एम, ये बाकी सब कॉन्स्टेंट हुई। और ये बताओ क्या हमारे पास, आई इंटू आई प्लस 1 h/2 ये होता भाई हमारे पास इसका एग्जैक्ट तो, ठीक है। नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो। अब इसमें करते क्या है कि बाकी सबको छोड़ के इसमें इस जी को, और भाई हमारे पास क्या है, अरे भाई हमारे पास क्या है, ओके। तो मैं कह रहा हूँ जो ये हमारा h/2 ना, h/2 है, इसको ऑलरेडी कहाँ कंसिडर कर लेते हैं भाई, ये जो बाकी कॉन्स्टेंट्स नहीं है हमारे पास, तो क्या बाकी कॉन्स्टेंट्स, इस h/2 को इसी के अंदर क्या कर देते हैं, इंक्लूड, ठीक है बात। और उनसे फिर भाई नया कांस्टेंट कौन तैयार कर लेते, बताओ भाई। और इनसे हम नया कांस्टेंट बताओ कौन तैयार कर लेते हैं, बताओ। इसमें हमारे क्या है भाई, जी। नहीं आएगा आपको भाई, बल्कि इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, बल्कि आप इसको ऐसे लिखो भाई, तो आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, तो प्रिसाइज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आपको पता ना भाई, आप यहाँ पर मैग्नेटिक में आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आपने यूज करना है, तो एंगुलर मोमेंटम साथ क्या होता है, h/2 होता है, तो वो आप ऑलरेडी कहाँ कंसिडर कर रखा आपने भाई, यानी यहाँ पर आपने जब आई लिखना है तो उसमें आपने h/2 की यूनिट इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ कंसिडर कर रखे हमने, इस जी के अंदर। तो बताओ हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, बताओ जी। तो सही फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारे पास, जी बीटा एन रूट, बोलो भाई, जी बीटा एन रूट आई इंटू आई प्लस 1, ये हमारे पास क्या है बताओ भाई, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं है क्या आपको। और ये बी एन क्या है बताओ, ये बी एन हमारे पास क्या है,
बोहर मैग्नेट्रॉन। अरे भाई ये क्या है? अरे ये क्या, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। क्या है? न्यूक्लियर बोहर न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ठीक है बात। और जी आपको पता हो क्या होता है? स्प्लिटिंग फैक्टर, इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो आप ये बात देखो, तो आप मुझे बताओ कि जो हमारे पास, ये बताओ भाई, जो डायरेक्शन किसकी होगी एंगुलर मोमेंटम की, वही किसकी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर जी भी पॉजिटिव है और बी टाइम भी क्या, बताओ भाई, अगर जी भी पॉजिटिव और बी टाइम भी क्या है? पॉजिटिव, तुम क्या बोलेंगे? बताओ कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस स्पिन करता है, मान लिया भाई यहाँ पर एक न्यूक्लियस स्पिन करने लग रहा है, ठीक है, तो अरे भाई मान लिया हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है और ये ऐसे भाई स्पिन करने लग रहा है, ठीक है बात, तो अगर ये ऐसे स्पिन करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। बोलो भाई। अब क्योंकि जिस दिशा में, अब मैं कहूँ इस न्यूक्लियस के लिए जी भी पॉजिटिव, बी टाइम भी क्या है? पॉजिटिव। मैं बोलूँ भाई इस न्यूक्लियस के लिए जी और बी टाइम दोनों ही क्या है? पॉजिटिव हैं। ठीक है बात। तो आप बताओ भाई म्यू की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी ना, जो 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 कि एंगुलर मोमेंटम की। यानी इसके साथ साथ एक वेक्टर और जनरेट होएगा भाई, बताओ कौन सा? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये तो हमारे पास क्या बताओगे? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और ये बताओ क्या साथ में मान लिया? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ये कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ये कौन सा? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का। नहीं है आपको? अच्छा, अगर जी नेगेटिव होता, अगर जी क्या होता? नेगेटिव, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता? अगर पॉजिटिव होता भाई, अगर एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होता, तो भाई क्योंकि नेगेटिव, जो अगर जी नेगेटिव होता तो म्यू की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। क्या होती भाई? भाई अब बी टाइम तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव कौन हो सकता है? न्यूक्लियस के स्प्लिटिंग फैक्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो अगर न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग फैक्टर क्या है? नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा हमारे पास? मैग्नेटिक मोमेंट। यानी अगर भाई, अगर मान लिया कोई न्यूक्लियस ऐसे घूमता है, ठीक है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ बनता है? ऊपर की तरफ, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। अगर कोई ऐसे घूमता है भाई, उसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा इस तरफ, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इस तरफ। तो हम प्राइमरीली क्या बोल सकते हैं भाई कि किसी स्पिनिंग न्यूक्लियस के पास दो तरह की वेक्टर प्रॉपर्टी में, तो कौन कौन सी भाई? एक तो एंगुलर मोमेंटम और एक क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों ही क्या है? वेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मान लिया जी पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और भाई मैग्नेटिक मोमेंट दोनों क्या होंगे? पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर जी नेगेटिव होगा तो क्या होंगे? अपोजिट। आ गया ना आपको ये? तो मेरे ख्याल से सारा आपको पहले पड़ गया है कि ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन कैसे था, ये आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर स्पिन कैसे ओरिजिनेट होती है। आ गया आपको ये? न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। और मेरे ख्याल से आपको भाई न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी आपको काफ़ी बातें पता लगी, इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।